नौकरी है, सैलरी है, फॉर्म 16 भी आ गया, लेकिन आईटीआर भरते वक्त एक छोटी सी गलती आपको इनकम टैक्स की नोटिस भी दिला सकती है। हर साल जुलाई आता है और हम सब लोग स्पेशली मिडिल क्लास एक ही एक ही रेस में लग जाते हैं और वो होती है आईटीआर फाइलिंग की रेस। जल्दी से फाइल करो, काम ख़त्म करो, सुकून सुकून से बैठो। लेकिन ये जो जल्दी है ना, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। एचआर में होने की वजह से मैंने हर साल हजारों कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स को देखा है जो अपनी हार्ड अर्नड मनी को टैक्स में गंवा देते हैं एक बड़ा हिस्सा, और वो किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे फॉर्म 16 आ गया, सीईओ को दे दिया, आईटीआर फाइल हो गया, अब और क्या करना है। तो ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ और आप जैसे लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस ट्रैप को जानना और समझना चाहते हैं। पहली गलती, और ये सबसे कॉमन गलती है, एचआरए क्लेम करते वक्त रेंट रिसीट ना देना। अब आप कहेंगे कंपनी को तो रेंट रिसिप्ट दे दी थी, सैलरी में भी एचआरए एग्जम्पशन मिल गया, लेकिन लेकिन यहाँ समझिए, यहाँ पे एक पेंच है। अगर आपकी कंपनी ने पूरी एचआरए एग्जेम्प्ट नहीं की, या आप रेंट पे कर रहे थे लेकिन कंपनी को बताया नहीं था, तो आईटीआर भरते वक्त आप बाकी का क्लेम कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? डायरेक्टली इनकम टैक्स के पोर्टल पर, और ये आप बिना कंपनी को इन्फॉर्म किए भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं उस पोर्टल पे जा कर के। सोचिए ज़रा, हर महीने लगभग 15 से 20 हज़ार आप रेंट दे रहे हैं और एग्जम्पशन छोड़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये डायरेक्टली आपकी टेक होम में जाने वाला पैसा है। और यहीं से जुड़ी एक और चीज़, पेरेंट्स मेडिकल बिल, जो अंडर सेक्शन 80D के तहत आता है। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं और उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस पर, जैसे मेडिसिन्स, डॉक्टर कंसल्टेंसीज, ट्रीटमेंट, इन सब पे आप 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और एक चीज़ जो शायद ही कोई बताता है, वो है सेक्शन 80D। अगर आप किसी डिसेबल्ड इंडिपेंडेंट की केयर कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर, तो एक फिक्स्ड बड़ा एग्जम्पशन मिलता है और ये फॉर्म 16 में नहीं दिखाई देता। इसे आपको खुद क्लेम करना होता है। और दूसरी गलती, मैं इसे थोड़ा और डेंजरस मानता हूँ। फॉर्म 16 को फाइनल ट्रुथ, अंतिम सत्य मान लेना। फॉर्म 16 आपकी कंपनी ने आपको दिया है, उसने इशू किया है, और कंपनी सिर्फ वही दिखाती है जो उसने डिडक्ट किया है, लेकिन आपकी टैक्स स्टोरी उससे कहीं बड़ी है। फॉर्म 16 के बाहर की दुनिया में तीन चीज़ें हैं जो आपके रिफंड को बढ़ा सकती हैं। पहला, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। यह आता है आपके सेक्शन 80TTA। आपके सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट आया है उस पर 10,000 तक का टैक्स फ्री है। आप इसे क्लेम करना मत भूलिए। नंबर 2, डोनेशंस। अगर आपने कहीं डोनेशंस किए हैं जो सेक्शन 80G के तहत आता है, अगर आपने किसी रजिस्टर्ड एनजीओ, रिलीफ फंड या टेम्पल ट्रस्ट को डोनेशन दिया है,
उसकी रसीद रखिए और आईटीआर में क्लेम कीजिए। और तीसरी चीज़, तीसरी गलती, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, ये सेक्शन 80E के तहत आता है। अपनी स्पाउस की या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लोन पर इंटरेस्ट जो आपको देना होता है वो अनलिमिटेड एग्जम्पशन मिलता है वहाँ पे, अनलिमिटेड, कोई कैप नहीं है। अब ज़रा रुकिए, अभी तक हमने 2 गलतियाँ देखी और ये 2 गलतियाँ आपको हज़ारों रुपए का नुकसान करा सकती हैं। लेकिन जो तीसरी गलती है ना, वो पैसे से बड़ी है। वो आपको इनकम टैक्स नोटिस तक दिला सकती है, इनकम टैक्स नोटिस तक दिला सकती है। चलिए अब तीसरी सबसे बड़ी गलती जिसको मैं कह रहा हूँ उसकी बात करते हैं। आईटीआर भरने से पहले AIS, ये क्या है? एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसको चेक ना करना तीसरी और सबसे सीरियस गलती मैं इसे मानता हूँ। अब इसमें यह है क्या? AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये है क्या? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपका पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। और इसमें क्या दिखता है? इसमें आपकी सैलरी दिखती है, आपके सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट दिखता है, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट दिखते हैं, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस दिखते हैं, म्यूचुअल फंड अगर आपने लिया है वो दिखता है, और कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर आपने किया है तो वो दिखता है। ये AIS में क्लियरली दिखाई देता है। देखिए यहाँ होता क्या है, अगर आपने AIS चेक नहीं किया और कोई इनकम मिस हो गई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो डेटा पहले से है, और जैसे ही मिसमैच डेटा पॉपुलेट होता है तो नोटिस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। बिल्कुल ऑटोमेटेड सिस्टम है ये, कोई ऑफिसर बैठ कर ये देख नहीं रहा होता। सिस्टम मिसमैच को आसानी से पकड़ लेता है और नोटिस आपके पास आ जाता है। और इसी से जुड़ी दूसरी बात, ओल्ड रेजिम वर्सेस न्यू रेजिम। लोग ब्लाइंडली बिना सोचे कैलकुलेट किए न्यू रेजिम को चूज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास होम लोन है, बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी है, PPF में इन्वेस्ट करते हैं, तो ओल्ड रेजिम आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग बिना कैलकुलेट किए न्यू रेजिम को पिक कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सारे लोग यही कर रहे हैं। सोचना ज़रा, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर अलग है, आपके डिडक्शंस अलग हैं, आपका रेजिम भी कैलकुलेशन के बाद ही डिसाइड होना चाहिए ना कि ब्लाइंडली। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस पिछले साल इन गलतियों में से कौन सी गलती आपने की थी कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। जैसे मैंने HRA क्लेम नहीं किया, या मैं AIS देखना भूल गया। हो सकता है ये आपका एक्सपीरियंस शायद किसी और के लिए हेल्प का कारण बन जाए, हेल्प कर दे उसकी। अब एक आखिरी बात, HR प्रोफेशन में होने की वजह से मैं ये बात आपके साथ साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ITR फाइलिंग करना कोई रेस नहीं है, ये आपका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप है। जल्दी करने से बेहतर है इसको सही तरीके से कीजिए। आज ही 3 चीज़ें आज ही कीजिए। पहला, अपना AIS पोर्टल, उस पर जाइए और चेक कीजिए, देखिए। दूसरा, रेंट रिसीट और डोनेशन रिसीट को एक फ़ोल्डर में रखिए, एक फ़ोल्डर बनाइए और उसमें इन दोनों को रखिए। और तीसरी चीज़, ओल्ड वर्सेस न्यू रेजिम, दोनों में एक बार आप कैलकुलेट करके देखिए और फिर डिसाइड कीजिए। जैसा कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ,
थकान का मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हैं, बल्कि इसका दूसरा मतलब ये है कि आपने अभी तक यह सब अकेले ढोया है, अब नहीं। ये जो 3 गलतियां हैं ना, एचआरए मिस करना, फॉर्म 16 के बाहर ना सोचना और एआईएस ना देखना, इन्हें अवॉइड करके आप न सिर्फ टैक्स बचाएंगे बल्कि एक अननेसेसरी नोटिस से भी बच जाएंगे। अगर ये टॉपिक और ये जानकारी आप रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। ये था आपका अजीत सिन्हा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।